नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्ते। दिल्ली, जो आज भारत की राजधानी है, पर क्या ये हमेशा से इतनी अहम थी? इसकी कहानी हमें ले जाती है कई सौ साल पीछे, दिल्ली सल्तनत के दौर में। ये वो वक्त था जब दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े साम्राज्य की धड़कन बन गई थी। तो चलिए आज इस कहानी को परत दर परत समझते हैं। जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। दिल्ली की लोकेशन ही अपने आप में बहुत खास थी। एक तरफ उपजाऊ जमीन और दूसरी तरफ अहम व्यापार के रास्तों पर कंट्रोल, मतलब सत्ता का केंद्र बनने के लिए एकदम सही जगह। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही छोटे से किलेबंद शहर से, जिसे गैरिसन शहर कहते थे, और देखते ही देखते ये एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर एक शहर दिल्ली कैसे 300 साल से भी ज्यादा तक इतने बड़े उपमहाद्वीप पर राज कर पाया? क्या ये सिर्फ ताकत का खेल था या इसके पीछे कुछ और भी था? आइए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो देखिए हम इस कहानी को कैसे समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि दिल्ली राजधानी बनी कैसे, फिर बात होगी इसके जबरदस्त विस्तार की। हम उनके प्रशासन के तरीके को करीब से जानेंगे, मंगोलों जैसी बड़ी चुनौतियों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि सल्तनत अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गई। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दिल्ली आखिर सत्ता का केंद्र बनी कैसे? दिल्ली की कहानी की जड़ें जाती हैं तोमर राजपूतों तक, जिन्होंने इसे पहली बार अपनी राजधानी बनाया। उनके बाद आए अजमेर के चौहान। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब 1206 में तुर्की शासकों ने कदम रखा, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ। और बस यहीं से दिल्ली सल्तनत की वो बुनियाद रखी रही जिसने पूरे इतिहास का रुख ही बदल दिया। और इसी दौर में इतिहास ने एक ऐसी शासक को देखा जो सबसे अलग थीं, रज़िया सुल्तान। सोचिए, अपने भाइयों से कई ज्यादा काबिल, लेकिन उनकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या थी? उनका एक महिला होना। उस जमाने के इतिहासकार मिन्हाज सिराज लिखते हैं कि लोगों को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि एक औरत उन पर हुकूमत करे, और नतीजा सिर्फ 4 साल में ही उनकी हुकूमत का एक दुखद अंत हो गया। तो दिल्ली राजधानी तो बन गई। अब सवाल यह है कि एक छोटे से शहर से निकलकर पूरे भारत में फैले एक साम्राज्य में कैसे तब्दील हुई? अब देखिए, 2 शब्द हैं, इन्हें जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं। पहला है गैरिसन शहर, मतलब एक किला जहां सैनिक रहते थे, और दूसरा है भीतरी प्रदेश, यानी किले के बाहर का वो इलाका जहां से शहर के लिए सारा सामान, खाने पीने की चीजें आती थी। मजे की बात यह है कि शुरू में सुल्तानों का कंट्रोल सिर्फ इन किलों के अंदर ही था, बाहर के इलाकों पर उनका कोई जोर नहीं था। तो ये विस्तार हुआ कैसे? ये 2 हिस्सों में हुआ। पहला कदम था अपने भीतरी प्रदेशों को कंट्रोल करना, मतलब शहर के आसपास के इलाकों पर कब्जा करना ताकि सप्लाई लाइन बनी रहे। और फिर आया दूसरा फेज, जो सबसे जबरदस्त था। ये दौर था अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक का। इस नक्शे को देखिए, इनकी फौजें पहली बार दक्षिण भारत के अंदर तक पहुंच गई थीं। देखिए, किसी साम्राज्य को जीत लेना एक बात है, पर इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल अलग कहानी है। तो चलिए अब जरा इनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी शासन चलाने के तरीके पर गौर करते हैं। तो सुल्तानों के सामने सबसे बड़ा सिरदर्द यही था, दूर के इलाकों को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। इसके लिए सिर्फ जनरल या सेनापति काफी नहीं थे, उन्हें चाहिए थे भरोसेमंद एडमिनिस्ट्रेटर्स जो वफादार भी हों। और इस मुश्किल का सुल्तानों ने एक बहुत ही अनोखा तोड़ निकाला, वो था बंदगान का सिस्टम। अब ये बंदगान कौन थे? ये कोई मामूली गुलाम नहीं थे। इन्हें खास तौर पर मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदा जाता था, ट्रेन किया जाता था। और कमाल की बात यह है कि इल्तुतमिश जैसे सुल्तान अपने बेटों से ज्यादा इन पर यकीन करते थे। और वजह सीधी थी, इनकी वफादारी सिर्फ अपने आका, अपने सुल्तान के लिए थी, किसी और के लिए नहीं। अब आते हैं एक और बहुत जरूरी सिस्टम पर, जो सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी थी, इक्ता प्रणाली। एग्जाम्स के लिहाज से यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ऐसे समझिए। सुल्तान अपने मिलिट्री कमांडरों को एक इलाका दे देते थे जिसे कहते थे इक्ता। इस इक्ता को संभालने वाले को कहते थे इक्तादार। अब इसका काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और जरूरत पड़ने पर सुल्तान को फौजी मदद देना। और सैलरी के बदले वो उसी इलाके से टैक्स वसूल सकता था। एक और जरूरी बात, ये पोस्ट खानदानी नहीं थी और इक्तादारों का ट्रांसफर भी होता रहता था, ताकि कोई एक जगह पर ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अब इतनी बड़ी सेना, इतना बड़ा साम्राज्य, इसे चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा?
अलाउद्दीन खिलजी ने इसका भी रास्ता निकाला, टैक्स। और टैक्स भी कोई छोटा मोटा नहीं, खराज नाम का एक टैक्स लगाया गया जो किसानों की उपज का सीधा सीधा 50% था। 50%! जरा सोचकर देखिए, किसान जो भी उगा रहा है उसका आधा हिस्सा सीधा सल्तनत के खजाने में। अब बात करते हैं सल्तनत के सबसे बड़े भारी दुश्मन की, मंगोल। चंगेज खान के मंगोल। ये एक ऐसा खतरा था जिसने सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। तो देखते हैं कि दो बड़े सुल्तानों ने इस खतरे का सामना कैसे किया। और ये कंपैरिजन एग्जाम्स के लिए बेहद जरूरी है, तो ध्यान से सुनिएगा। मंगोलों से निपटने के लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों ने एकदम अलग अलग पॉलिसी अपनाई। अलाउद्दीन ने खेला डिफेंसिव गेम। उसने एक बड़ी सेना खड़ी की, दिल्ली के पास सीरी में नया किला बनवाया और सेना को नकद में सैलरी दी। दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने अपनाया अटैकिंग मोड। उसने मंगोलों पर हमला करने के लिए और भी बड़ी सेना बना ली। इसके लिए दिल्ली को खाली करवाकर उसे सैनिक छावनी बना दिया और राजधानी को दौलताबाद ले गया। और तो और उसने टोकन करेंसी भी चलाई। नतीजा, अलाउद्दीन के उपाय कामयाब रहे, जबकि तुगलक के सारे कदम एक के बाद एक फेल होते गए और सल्तनत को बहुत भारी पड़े। मोहम्मद तुगलक के बाद सल्तनत का वो सुनहरा दौर खत्म होने लगा। अब पतन का दौर शुरू हुआ और साम्राज्य धीरे धीरे बिखरने लगा। इसके बाद आए सैयद और लोदी वंश, लेकिन तब तक सल्तनत सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों तक सिमट चुकी थी। फिर 1526 में बाबर आया और दिल्ली सल्तनत का दौर खत्म हो गया। मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। लेकिन एक मिनट, कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ है। इसी बीच कुछ सालों के लिए शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा किया और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का एक ऐसा शानदार मॉडल बनाया जिसे आगे चलकर मुगल बादशाह अकबर ने भी अपनाया। हुकूमतें आती हैं, चली जाती हैं, सल्तनत भी खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत वो आज भी दिल्ली की इमारतों में, यहाँ के पत्थरों में जिंदा है। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। ये 300 साल के सफर की कहानी खुद बयां करती हैं। एक तरफ है कुव्वत अल-इस्लाम मस्जिद, सल्तनत के शुरुआती दौर की, अपनी ताकत और इरादे का एक ऐलान, और दूसरी तरफ है मोठ की मस्जिद। ये लोधी वंश के समय की है और इसमें आपको एक अलग ही खूबसूरती और नफासत दिखेगी। मतलब एक ही साम्राज्य के दो अलग अलग दौर, पत्थरों में कैद। तो सुल्तानों ने ये बड़ी बड़ी मस्जिदें क्यों बनवाई? ये सिर्फ प्रार्थना की जगह नहीं थीं। ये एक तरह से ऐलान था कि सुल्तान इस्लाम के रक्षक हैं, और साथ ही ये वो जगहें थीं जहां मुस्लिम समुदाय एक साथ आता था, जिससे उनमें एक अपनेपन की, एक कम्युनिटी की भावना मजबूत होती थी। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से देख लेते हैं। दिल्ली का राजधानी बनना शुरू हुआ तोमर राजपूतों के समय। सल्तनत का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ खिलजी और तुगलक के दौर में। इक्ता सिस्टम उनके एडमिनिस्ट्रेशन की जान था। मंगोलों के खतरे ने उनकी नीतियों पर गहरा असर डाला। शेरशाह सूर का एडमिनिस्ट्रेशन मुगलों के लिए भी एक मिसाल बना। और आखिर में सल्तनत की वास्तुकला, जो आज भी हमें देखने को मिलती है। और अब आखिर में एक सवाल जिस पर सोचने की जरूरत है। 1526 में दिल्ली सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन क्या उसकी विरासत, उसकी लेगेसी भी खत्म हो गई? या फिर उसके बनाए हुए सिस्टम जैसे इक्ता प्रणाली, उनका शासन चलाने का तरीका, इन सब ने आने वाले मुगलों के लिए एक तरह से जमीन तैयार कर दी थी? क्योंकि इतिहास कभी खत्म नहीं होता, वो बस अपना रूप बदलता है। इस पर सोचिएगा जरूर। 300 से भी ज्यादा साल, 5 अलग अलग राजवंश, और इन सब का सेंटर था दिल्ली। यहीं से एक बहुत बड़े और शक्तिशाली साम्राज्य पर हुकूमत की गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक शहर एक साम्राज्य में कैसे तब्दील हो जाता है? ये कहानी दिल्ली की है। कैसे एक छोटा सा शहर एक विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। देखिए, 13वीं सदी की शुरुआत तक दिल्ली एक जरूरी शहर तो था। तोमर और चौहानों के राज में एक बड़ा बिजनेस सेंटर था। लेकिन जैसे ही दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, सब कुछ बदलने वाला था। तो ये सुल्तान थे कौन? और सबसे जरूरी बात, हमें इनके बारे में पता कैसे चलता है? चलिए इसी पर एक नजर डालते हैं। इस सल्तनत पर एक के बाद एक 5 राजवंशों ने राज किया। सबसे पहले आए शुरुआती तुर्की शासक, जिन्हें गुलाम वंश भी कहते हैं। फिर आए खिलजी, उनके बाद तुगलक, फिर सैयद और आखिर में लोधी वंश। अब इस पूरे दौर की जानकारी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वो है तवारीख। ये फारसी भाषा में लिखे गए इतिहास थे। इसे लिखने वाले लोग भी बड़े पढ़े लिखे थे, जैसे सेक्रेटरीज, कवि, दरबारी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, ये लेखक ज्यादातर शहरों में रहते थे और अक्सर सुल्तानों से इनाम पाने के लिए लिखते थे। तो जाहिर है उनका नजरिया हमेशा पूरा नहीं होता था।
और इसी से हमें उस दौर की एक सामाजिक हकीकत का भी पता चलता है। जैसे इल्तुतमिश की बेटी थी रज़िया, वो अपने सभी भाइयों से कहीं ज्यादा काबिल थी। इतिहासकार भी ये मानते थे, लेकिन फिर भी दरबारी एक महिला को सुल्तान के तौर पे अपनाने को तैयार नहीं थे, और नतीजा ये हुआ कि 1240 में उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। तो सवाल फिर वही है, एक छोटा सा किलों से घिरा शहर और वहां से इतने बड़े उपमहाद्वीप पर कंट्रोल, आखिर सुल्तानों ने ये किया कैसे? चलिए समझते हैं। शुरुआती दौर में सुल्तानों का कंट्रोल बस अपने गैरिजन शहरों तक ही था, यानी वो किलेबंद शहर जहां उनके सैनिक रहते थे। मुश्किल ये थी कि शहर के आसपास का जो इलाका था, जिसे हिंटरलैंड कहते हैं, जहां से रसद और सामान आता था, वो उनके कंट्रोल में नहीं था। इसका सीधा मतलब था कि ज़रूरी सामान के लिए उन्हें या तो व्यापार करना पड़ता था, या तोहफों का इंतज़ार, या फिर लूटपाट। तो इस मुश्किल से निपटने और साम्राज्य को फैलाने के लिए 2 स्टेप्स लिए गए। पहला स्टेप था आंतरिक सीमा को मजबूत करना। इसके लिए गंगा यमुना के बीच के जो जंगल थे, उन्हें साफ किया गया और वहां खेती को बढ़ावा दिया गया। जब अंदरूनी पकड़ मजबूत हो गई, तब आया दूसरा स्टेप, बाहरी सीमा का विस्तार। यह हुआ अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे सुल्तानों के दौर में, जिन्होंने दक्षिण भारत तक मिलिट्री कैंपेन चलाए। लेकिन साम्राज्य का यह विस्तार इतना सीधा भी नहीं था। एक बहुत बड़ा खतरा पूरब से सिर पर मंडरा रहा था। ये खतरा था मंगोलों का। चंगेज खां के बाद मंगोलों के हमले लगातार बढ़ रहे थे। अब इस खतरे से निपटने के लिए 2 बड़े सुल्तानों ने बिल्कुल अलग-अलग रास्ते अपनाए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। तो देखते हैं किसकी स्ट्रैटेजी ज्यादा कारगर साबित हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने एक डिफेंसिव अप्रोच अपनाई। उसने सैनिकों के लिए सीरी नाम का एक नया गैरिसन शहर बनवाया। सेना का पेट भरने के लिए किसानों पर उनकी उपज का 50% टैक्स लगा दिया, और हाँ, सैनिकों को कैश में सैलरी दी और बाजार में चीजों के दाम भी कंट्रोल किए। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद तुगलक ने सोचा कि अटैक ही बेस्ट डिफेंस है। उसने अपनी सेना के लिए दिल्ली का सबसे पुराना इलाका ही खाली करवा दिया, किसानों पर और ज्यादा टैक्स लगा दिए, जिससे अकाल तक पड़ गया। और सबसे बड़ी गलती, उसने कैश की जगह एक टोकन करेंसी चलाई, जो बुरी तरह फेल हो गई। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। खिलजी के कदम भले ही कड़े थे, पर कामयाब रहे। उसने मंगोलों से दिल्ली को बचाए रखा। दूसरी तरफ तुगलक के सारे फैसले एक के बाद एक फेल होते गए। उसकी नीतियों की वजह से हर तरफ बगावत शुरू हो गई और सल्तनत कमजोर पड़ गई। तो लड़ाई और हमलों की बात तो हो गई, अब जरा ये देखते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य आखिर चलता कैसे था। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या था? इस पूरे सिस्टम की रीढ़ थी इक्ता प्रणाली। इसमें क्या होता था कि पूरे साम्राज्य को अलग अलग साइज के इलाकों में बांट दिया जाता था। इन इलाकों को कहते थे इक्ता। हर इक्ता एक मिलिट्री कमांडर को सौंपा जाता था, जिसे इक्तादार या मुख्ती कहते थे। अब इस इक्तादार का काम था अपने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखना और मिलिट्री ऑपरेशंस को लीड करना, और इसी काम के बदले वो अपने इक्ता से टैक्स वसूलता था, जो उसकी सैलरी होती थी। तो सवाल ये है कि ये टैक्स या रेवेन्यू आता कहाँ से था? इसमें 3 तरह के टैक्स सबसे अहम थे। पहला, खराज, जो खेती पर लगता था, और ये किसान की उपज का 50% तक होता था। सोचिए, दूसरा टैक्स मवेशियों पर था, और तीसरा घरों पर। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। मोहम्मद तुगलक की नाकामियों के बाद सल्तनत की नींव हिलने लगी थी। तुगलक के बाद आए सैयद और फिर लोधी राजवंश। इन्होंने दिल्ली और आगरा पर शासन तो किया, लेकिन तब तक सल्तनत की पकड़ बहुत कमजोर हो चुकी थी। जौनपुर, बंगाल, गुजरात जैसे कई राज्य आजाद हो चुके थे। और फिर 1526 में दिल्ली सल्तनत का दौर खत्म हो गया। दिल्ली सल्तनत का दौर तो खत्म हो गया, पर उसकी विरासत वो खत्म नहीं हुई। उसका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, जैसे कि इक्ता सिस्टम, वो आने वाले साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह बन गया। तो ये सवाल सोचने वाला है कि उस सल्तनत की कौन सी विरासत आज भी हमारे सिस्टम में, हमारी दुनिया में जिंदा है।